हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के मिसलेनियस एग्जाम्पल 41 टू 44 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये भी हमारी एक विभा मेंबर ने ही हमसे रिक्वेस्ट करी। कुछ कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, कई बार उसको अपलोड करना या फिर ध्यान नहीं रहता। तो थैंक यू सो मच जो लोग बहुत वैल्यूबल सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में देते हैं, चाहे कम्युनिटी बॉक्स में देते हैं और लगातार हमें सपोर्ट करते हैं। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें थोड़ा बहुत जो मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को अपलोड करने का। शायद वो लोग अगर कमेंट ना करें, अगर वो मोटिवेट ना करें, तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन खो जाए। तो थैंक यू सो मच उन सबके लिए जो लगातार लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर अपना टाइम निकालकर वो वैल्यूएबल कमेंट और सजेशंस देते हैं। डियर, मैं बस एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगी, क्लास 12 के लिए हम लोगों की जो है सारी वीडियोस मोस्ट प्रॉब्ली अपलोड है। अगर आप क्लास 12 एनसीईआरटी की बात करते हैं विद एग्जाम्पल, आपके पास पूरी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लीज वहां जाके प्लेलिस्ट को देखिए, आपको इधर उधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सिर्फ कुछ चैप्टर देखना चाहते हो तो चैप्टर भी पूरी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं एमसीक्यूज की, या बात करते हैं केस स्टडीज क्वेश्चन की, या वन शॉट वीडियो की, या फिर आप एमसीक्यूज की बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन पर भी प्लीज आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको हर चीज बहुत ही जो है सिस्टमैटिक फॉर्म में मिल। इसके अलावा अगर आप क्लास 12 मैथ्स के अलावा सर्च कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो डियर ये वीडियोस भी हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। और हम इस चीज को कोई जेन्युइन नहीं समझते कि सेम चीज को आप बार बार अपलोड करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा भर जाएंगी और बच्चों को सर्च करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो हाँ, अगर डेफिनेटली कुछ वीडियोस के अंदर क्वालिटी इशूज हैं या फिर कुछ कंटेंट इशूज हैं, तो डेफिनेटली वो रीलोड करी जानी चाहिए, वो आप प्लीज हमें सजेस्ट करें। बट अदरवाइज आपके पास सारा कंटेंट 12 का अवेलेबल है, एक ही जगह पर, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्लास 11 मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज आपके पास अवेलेबल है। क्लास 10 की मैथ्स भी आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा डियर मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज है कि हमारा एक और चैनल है जिसमें हम आफ्टर 12 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आप चैनल लिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू विभा क्लासेस पार्ट 2 है आपके पास, जिसमें हम बीकॉम, बीबीए, जो भी आपके पास कंटेंट हमारे को नॉलेज में है, एमबीए, वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पर हम अपलोड करने जा रहे हैं। एंड होपफुली आप लोगों का सपोर्ट उस चैनल को भी जरूर मिलेगा। तो चलिए एग्जांपल नंबर 41 डिस्कस करते हैं। 41 में आपके पास क्या रखा है, इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। तो कोई भी एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हमें नहीं पता, बट ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। व्हाट डज इक्विवेलेंस रिलेशन मींस? कभी भी कोई भी रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, उसको बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन में इफ के बाद जो स्टेटमेंट होती है वो गिवन होती है, यानी आपको ये गिवन है कि दो रिलेशंस हैं, दो सेट हैं, R1 R2, ठीक है, या रिलेशन समझ लीजिए, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें शो करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होगा। वैसे तो होगा ही, बट कैसे प्रूव करके दिखाएंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हमें R1 R2 को इक्विवेलेंस करना है तो सबसे पहले हमें उसे रिफ्लेक्सिव प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे मैं आपके सामने लिख रही हूँ कि प्रूव क्या करना है। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, अगर हमें R1 इंटरसेक्शन R2 को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से, यानी एलिमेंट भी और उसका रिफ्लेक्शन भी, उसकी इमेज, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव इसीलिए क्योंकि ये नंबर है और रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम होती है। तो ए यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सेम नंबर्स, डबलेट जिनको हम जनरली बोल जाते हैं, वो R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है। तो चलिए ये हमें प्रूव करना है, गिवन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमें दे रखा है कि R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। व्हाट डज इट मींस कि A, जो है वो R1 से बिलोंग करेगा, बिकॉज हमें दे रखा है कि ये रिफ्लेक्सिव है ना। इसी तरीके से क्योंकि R2 भी रिफ्लेक्सिव है तो A, जो है वो R2 से भी बिलोंग करेगा। अब देखिए, अगर A, यानी डबलेट्स 1 1 2 2 3 3 R1 में है, इस सेट के अंदर है, R2 सेट के अंदर भी है, तो आपको नहीं लगता कि अगर हम R1 और R2 सेट का कॉमन लेंगे यानी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एलिमेंट इंटरसेक्शन में भी आ जाएंगे। तो जब हम R1 इंटरसेक्शन R2 करेंगे तो डेफिनेटली ये जो एलिमेंट है ए ये इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो ए है ये बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 से भी, और अगर ये बिलोंग करता है दैट मीन्स R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना था, वो हमारा हो गया, राइट।
चलिए अब बारी आती है सिमेट्रिक की। अच्छा, अगर आपको R1 इंटरसेक्शन R2 को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? सिमेट्रिक में हमें करना पड़ता है इफ A कॉमा B एक एलिमेंट है जो R1 इंटरसेक्शन R2 से बिलोंग कर रहा है। अगर हमें किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि A कॉमा B उस रिलेशन में है। देन हमें क्या प्रूव करना होता है डियर? हमें प्रूव करना होता है कि उसको अगर हम चेंज कर दें B कॉमा A, यानी उसको रिवर्स कर दें, क्या तब भी वो उसमें बिलोंग करता है या नहीं करता? तो बेसिकली हमारे पास ये चीज है और हमें प्रूव करना है। देन का मतलब हमें प्रूव करना ही, अगर हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ठीक है, अब हम सिमेट्रिक के लिए चलते हैं। चलिए अब हम पहले गिवन का इस्तेमाल करते हैं। हमें ये गिवन है कि A कॉमा B R1 इंटरसेक्शन R2 में है। ठीक है, अगर A कॉमा B R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि A कॉमा B R1 में भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड। और ये जो A कॉमा B है ये R2 में भी होगा। देखिए कभी भी आप दो सेट का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने सेट लिख दिया, जैसे R1 समझ लीजिए चलो, और R2 आपके पास मान लीजिए 2 3 4 है। तो अगर इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है, जैसे अगर हम R1 इंटरसेक्शन R2 निकालें तो 2,3 आएगा ना, तो 2,3 इंटरसेक्शन में है, दैट मीन्स वो R1 में भी था और R2 में भी है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि अगर A कॉमा B R1 R2 दो अलग अलग सेट है, उनके अंदर था दोनों में, तो इसका मतलब सेपरेटली भी अलग अलग होगा, यानी A कॉमा B R1 में भी होगा और A कॉमा B आपके पास R2 में भी होगा। ठीक है, अब हमें ये ऑलरेडी बता रखा है कि R1 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ये देखिए, अगर ये चीज हमने इससे डिराइव करी है ना, ये चीज हमने इससे डिराइव करी और हमें ये बात पता है कि R1 रिफ्लेक्सिव है, दैट मीन्स अगर A कॉमा B रिलेशन में बिलोंग करता है और क्योंकि R1 रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है सॉरी, तो R1 में B कॉमा A भी होगा। सिमिलरली R2 भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, तो अगर R2 सिमेट्रिक है तो B कॉमा A भी रिलेशन 2 में बिलोंग करेगा। ध्यान से सुनिएगा, हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमें गिवन था कि A कॉमा B इंटरसेक्शन में है, हमें ये प्रूव करना है। अभी हम ये प्रूव करने जा रहे हैं, हमने गिवन का इस्तेमाल करा। अगर A कॉमा B इंटरसेक्शन में है दो सेट के, तो वो उन दोनों सेट में अलग अलग भी होगा। तो A कॉमा B रिलेशन 1 में भी है, A कॉमा B रिलेशन 2 में भी है। हमें पता है कि R1 सिमेट्रिक है, तो अगर A कॉमा B रिलेशन में है तो हम इससे इंप्लाई कर सकते थे कि B कॉमा A भी R1 में होगा। सिमिलरली अगर A कॉमा B R2 में है, तो क्योंकि R2 सिमेट्रिक है तो B कॉमा A भी R2 में होगा। क्लियर? अब आप इसको वापस कंबाइन कर दीजिए। अगर B कॉमा A R1 में है, B कॉमा A R2 में भी है, तो इंटरसेक्शन में तो डेफिनेटली होगा। तो B कॉमा A डेफिनेटली बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। यही आपको प्रूव करना था। देखिए ये प्रूव हो गया आपके पास। तो अगर A कॉमा B रिलेशन में था और हमने ये 3 स्टेप लिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और हमारे पास ये फोर्थ स्टेप आ गया जो हमारा रिक्वायर्ड था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज सिमेट्रिक ऑल्सो, इट्स सिमेट्रिक ऑल्सो, राइट। अब हमारा थर्ड स्टेप है, हमें क्या प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो चलिए ट्रांजिटिव भी कर देते हैं, इसको ट्रांजिटिव भी प्रूव कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा डियर? ट्रांजिटिव के लिए हमें ये लेना पड़ेगा कि A कॉमा B R1 इंटरसेक्शन R2 में है। जिसको भी इक्विवेलेंस करना है उसको पकड़ो। तो हमारे पास R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस करना है, तो A कॉमा B रिलेशन में है एंड B कॉमा C भी रिलेशन में है। ये भी हमें मान के चलना पड़ता है R1 इंटरसेक्शन R2 में। हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना पड़ेगा कि A कॉमा C भी R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तो ये पार्ट हमें प्रूव करना है, ठीक है। बाकी दो चीजों को हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तो चलिए बाकी दो चीजों को लेकर चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रूव होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है कि A कॉमा B बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से, एंड हमें ये भी दे रखा है कि B कॉमा C बिलोंग कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से, ठीक है। सेम अगर A कॉमा B इंटरसेक्शन में है तो A कॉमा B R1 में भी होगा एंड इंटरसेक्शन को हटाकर हम एंड लिख सकते हैं, A कॉमा B जो है वो R2 में भी होगा, ठीक है। सिमिलरली B कॉमा C दोनों में है, इंटरसेक्शन में है, तो B कॉमा C R1 में भी है एंड B कॉमा C जो है वो R2 में भी है, राइट। अब आप एक चीज को कंबाइंड पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप इस पूरी चीज को आप इकट्ठा पढ़िए।
ए कॉमा बी R1 में भी है, ए कॉमा बी R2 में भी है, बी कॉमा सी R1 में भी। अब देखिए आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि R1 क्या है, ट्रांजिटिव है, ये बात हमें पता है। तो ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये मान लीजिए मैंने फर्स्ट ले लिया, इसे सेकंड ले लिया, इसे थर्ड पॉइंट ले लिया, इसे फोर्थ पॉइंट ले लिया। अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को साथ में पढ़ूं, ए कॉमा बी R1 से बिलोंग करता है, बी कॉमा सी R1 से बिलोंग करता है, तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करता है, बिकॉज R1 ट्रांजिटिव था तो ये बिलोंग करता ही होगा। ये मैंने फर्स्ट और 3 से निकाला। सिमिलरली ए कॉमा बी R2 में है और बी कॉमा सी R2 में है, क्योंकि R2 ट्रांजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए कॉमा सी भी R2 में होगा। ये मैंने 2 और 4 से निकाला। अब अगर ए कॉमा सी R1 में भी है, ए कॉमा सी R2 में भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए कॉमा सी इनके इंटरसेक्शन में भी मिलेगा ही मिलेगा। और आप देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, आपको यही प्रूफ करना था। आपके पास गिवन था ट्रांजिटिविटी के लिए कि ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है ये, बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है ये, और आपको प्रूफ करना था ए सी जो है वो भी इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो डियर देखिए आपके पास जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीजें अब आपने R1 इंटरसेक्शन R2 को कर दी है। इसका मतलब आपके पास R1 R2 जो है वो क्या प्रूव हो गए हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही हमें करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए डियर एग्जांपल नंबर 42 देखते हैं। लेट R बी द रिलेशन ऑन सेट A ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ये जो रिलेशन है इसके अंदर पेयर्स हैं, एलिमेंट्स नहीं है, पेयर्स एक एलिमेंट के तौर पर है। ठीक है जी, जनरली क्या होता है एलिमेंट्स होते हैं, तो आप ये प्रूव करते हो ए बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी इसको हम ऐसे बोलते हैं ए रिलेटेड है ए से। इसी तरीके से जब हम बोलते हैं ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और हमें प्रूव करना है बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, यहाँ पर पेयर्स होंगे डियर। यहाँ पर ये एलिमेंट ना होकर ए की जगह एक पेयर होगा और बी की जगह एक पेयर होगा, बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसने कहा लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय, देखिए एक्स वाई रिलेटेड यू वी, और ये भी बता रखा है कि रिलेशन क्या है, x को v से मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी इसके फर्स्ट डिजिट को इसके लास्ट डिजिट से, और यहाँ पर ये वाले को इससे, ये आपको दे रखा है, रिलेशन डिफाइन कर रखा है। हमें प्रूव करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर जैसे a कॉमा बी होता था हमारे पास, यहाँ a कॉमा बी की जगह है x कॉमा वाई, एंड रिलेटेड का मतलब यही होता है, कॉमा ही होता है, u कॉमा v, ऐसे दे रखा है आपको। ठीक है, तो एक ही बात है इसके अंदर। चलिए तो अब हमारे को ये प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन है जिसके अंदर पेयर्स हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा डियर, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स वाई लाइक ए एलिमेंट रिलेटेड टू ए एलिमेंट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई, मैंने बोला ये एक एलिमेंट हो गया, कॉमा एक्स कॉमा वाई ये बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। यानी जैसे हम ए कॉमा ए बोलते हैं ना डियर, तो यहां पर उसकी जगह एक पेयर आएगा। तो हमें ये प्रूव करना है या ये प्रूव करना है, कुछ भी समझ लीजिए, एक ही बात है। तो एक्स कॉमा वाई रिलेट करता है एक्स कॉमा वाई से, या फिर ए ही है यहाँ पर, या फिर दिस कॉमा दिस बिलोंग्स टू रिलेशन, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। चलिए तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ठीक है, आपके पास हमें प्रूव करना है कि ये पेयर इससे रिलेट करता है, डेफिनेटली करेगा, देखते हैं। इसके लिए आप इस चीज को पिक करिए, आपको दे रखा है कि अगर कभी भी ये प्रूव करना है ये रिलेटेड है इससे, यानी फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड है सेकंड एलिमेंट से, तो आपको ये इस्तेमाल करना है ऑर्डर्ड पेयर में। तो x को मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू जो आपके पास सेकंड एलिमेंट है, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट को फोर्थ से अकॉर्डिंग टू दिस, और सेकंड को थर्ड से, ये बन गया वाई एक्स। तो क्या एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल नहीं होता, बिल्कुल होता है। मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ लगता है, यानी एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं देयरफॉर दिस इज, ये तो हमें प्रूफ करना था, ये हमने लिखा है, देयरफॉर आप कह सकते हैं कि एक्स वाई कॉमा एक्स वाई यानी ए कॉमा ए लाइक दिस बिलोंग्स टू रिलेशन, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं देयर बाय ये रिलेशन क्या हो गया आपके पास, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब सिमेट्रिक देखते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूव करना होता है, सिमेट्रिक के लिए आपको प्रूव क्या करना है, पहले मैं ये लिख देती हूँ। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास एक तो गिवन स्टेटमेंट होती है,
या पहले गिवन लिखते हैं। सिमेट्रिक में हमें ये ऑलरेडी पता होगा कि एक पेयर रिलेशन से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, ये पहला एलिमेंट हो गया, और यू कॉमा वी दूसरा एलिमेंट हो गया। ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इट्स लाइक दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। देन हमें क्या प्रूव करना होता है कि यू कॉमा वी, यानी जो सेकेंड एलिमेंट है उसको पहले लिख दो और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको बाद से। हमें प्रूव करना है ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है। ठीक है जी, रिलेटेड लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है ना। तो हमें ये ज्यादा ध्यान रहता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन हमें प्रूव करना है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये हमें प्रूव करना है, ये हमारे पास है। ठीक है, तो आप गिवन ले लीजिए, गिवन से सब कुछ प्रूव हो जाता है। तो गिवन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है कि ये बिलोंग करता है रिलेशन से। तो पहले मैंने इसे पिक कर लिया, एक्स वाई रिलेट करता है यू कॉमा वी से, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अगर ये रिलेट करता है इससे, हम ये मान के चल रहे हैं इफ में, सिमेट्रिक में पहला पोर्शन मान के चलते हैं, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। ये हमारे पास हो गया। अब आप एक बात बताइए, एक्स वी वाई यू, हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है, इसमें क्या है, u इंटू वाई इक्वल टू वी इंटू एक्स। एक ही तो बात है, बस आप देखिए एक्स वी इक्वल टू वाई यू है। क्या हम वाई यू को लेफ्ट साइड पर और एक्स वी को राइट साइड पर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अपने आप देखिए, सॉरी वाई यू है ये, दिस इज वाई यू एंड दिस इज एक्स वी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही आ गया आपके पास, वाई, ये देखिए u इंटू वाई है ना, ये आ गया लेफ्ट साइड पर, इक्वल टू v इंटू एक्स। तो आप यहाँ पे बड़े आराम से डिसिम्प्लाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपके पास इसमें से u भी आप आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि u भी जो है वो रिलेट कर रहा है x कॉमा वाई से, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी जगह कि u v कॉमा एक्स वाई डेफिनेटली बिलोंग्स टू रिलेशन। तो या तो आप ये प्रेजेंटेशन दे दीजिए या ये प्रेजेंटेशन, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो अगर ये वाला आपके पास पेयर अवेलेबल था, हमने लेके चला, तो उसका रिवर्स भी जो है वो रिलेशन के अंदर है। तो हमने यहाँ से क्या किया, एक्स इंटू वी वाई इंटू यू, फिर बस इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, वही सेम चीज आ गई। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें क्या करना है डियर, इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो चलिए ट्रांजिटिविटी के पास आ जाते हैं कि ट्रांजिटिविटी में हमें क्या करना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिविटी में हम ये मान के चलते हैं कि x कॉमा वाई एंड u कॉमा v बिलोंग्स टू रिलेशन एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन। देन हमें क्या लेना पड़ता है, b कॉमा c। तो इसको हमने mn ले लिया। यहाँ पर बस ऑर्डर्ड पेयर है, a और b की जगह ऑर्डर्ड पेयर है, बस यही फर्क है। तो a कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, b कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है। हमें क्या प्रूव करना होता है, a कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग करता है, यानी हमें इसमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पेयर ये जो चीज है ये रिलेशन में, तो हमें ये प्रूव करना है। कोई बात नहीं, अब अपने गिवन का इस्तेमाल करिए, प्रूव ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये चीज ले लेते हैं, हमें क्या गिवन है कि x कॉमा वाई जो है रिलेटेड है u कॉमा वी से। तो अगर ये रिलेटेड है तो फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड, राइट। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है, ये तो रिलेटेड था ही था, ये दोनों पेयर भी रिलेटेड है, यानी u कॉमा वी रिलेटेड है m कॉमा n से। इसका मतलब फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन है और हमें प्रूव करना है एक्स वाई रिलेट करता है mn से। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक काम करिए, आपको जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है वो एक्स वाई और mn में करना है। तो mn को तो रहने दीजिए, एक काम करिए, फर्स्ट वाले से u या v की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, क्योंकि वो एलिमिनेट करना है। तो मान लीजिए मैंने v की वैल्यू निकाली, दैट इज वाई यू अपॉन एक्स। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा के पुट कर दी, यू एन, v की जगह आ गया वाई यू अपॉन एक्स इक्वल टू m। तो जो u है इस u से कैंसिल आउट हो गया, ये x यहाँ पर आ गया, तो ये हो गया एक्स एन इक्वल टू वाई एम। तो आपको नहीं लगता कि ये वाली चीज ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि अगर आपने प्रूव करना है ये रिलेट करता है, तो देखो एक्स एम, अगर मैं इसके पेयर बनाऊं तो यही बन गए ना, एक्स एम सॉरी एक्स वाई रिलेट करता है एम एन से, राइट। मल्टीप्लाई में ऑर्डर आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीज आपके पास फाइनली आ गई जो आपको प्रूव करनी थी। तो आपके पास ये चीज आ गया कि एक्स कॉमा वाई एम एन से बिलोंग कर रहा है, रिलेट कर रहा है, रिलेशन में बिलोंग करता है।
सॉरी, इसका प्रेजेंटेशन इस तरीके से नहीं, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं। तो आप ये लिखेंगे या तो कि x कॉमा वाई जो है वो रिलेट कर रहा है m कॉमा n से, या तो आप ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और अगर कोई रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और यही आपको इसको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 43 देखते हैं। कुछ ये 3-4 एग्जाम्पल्स ही हैं डियर जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बाकी बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, तो घबराइएगा मत, थोड़े से मुश्किल हैं, आपको 1-2 बार देखना पड़ सकता है, हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 43 देखते हैं। कहता है एक्स से आपके पास एक सेट है 1 to 9 एंड R1 बी द रिलेशन इन एक्स। तो R1 आपने इसी रिलेशन में से बनाया है। तो हमने आपको बताया है पूरी कहानी की रिलेशन कैसे बनता है, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उसी में से ही आपने एक रिलेशन निकाला होगा, राइट। तो x का x सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करा गया होगा और 81 एलिमेंट आए होंगे, राइट। तो आपको कहता है R1 के अंदर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसे पेयर लिए कि x माइनस वाई जब हमने करा तो वो डिविजिबल बाय 3 हो, ठीक है ना। और इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा जाता, -6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, राइट। तो x माइनस वाई डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट रिलेशन है जो हमने x क्रॉस x से निकाला है। सेकेंड रिलेशन है हमारे पास कि x y कुछ ऐसे पेयर हम ले रहे हैं कि जो वो सेट होना चाहिए, या तो 147 का सबसेट हो, या वो 258 का सबसेट हो, या 369 का सबसेट हो। सबसेट का मतलब होता है छोटा भाई, यानी छोटा सेट हो, यानी उससे कम एलिमेंट, इसी में से ही उसके एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि R1 R2 दो रिलेशन है और हमें प्रूव करना है R1 R2 के इक्वल है। तो डियर ये हमने 11th क्लास में भी करा था कि अगर हमें दो सेट इक्वल करने हैं तो हमें ये प्रूव करना पड़ता है R1 सबसेट है R2 का, फिर हम ये प्रूव करेंगे R2 सबसेट है R1 का। ऐसा कैसे हो सकता है कि R1 छोटा है R2 से और फिर आप कह रहे हो R2 छोटा है R1 से, यानी एक तरीके से R1 में R2 के सारे एलिमेंट है, R2 में R1 के सारे एलिमेंट है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब R1 R2 के क्या हो, इक्वल। तो अगर आप ये प्रूव कर दो कि R1 में कोई एलिमेंट था वो सब R2 में है, सबके सब, और ऐसे ही अगर R2 में जितने भी एलिमेंट्स है वो R1 में भी है, तो फिर तो इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट जो R1 में है वो सबके सब R2 में है। और इक्वल सेट्स दो सेट कब होते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, सारे एलिमेंट भी सेम हो। तो हम यहाँ पर दो चीजें प्रूव करेंगे, पहले हम कोई एलिमेंट लेंगे R1 में और धीरे से प्रूव करके दिखाएंगे कि वो सारा R2 में आ गया। फिर हम ये भी प्रूव करके दिखाएंगे कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट R2 में था और वो R1 में भी है। इसका मतलब तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट मैच करते हैं, इसका मतलब दोनों सेट इक्वल है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हमें ये तो समझ में आ गया हमें करना क्या है। हमने कोई भी एक पेयर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 1,4 ले लिया। अब 1,4 क्यों लिया, बिकॉज हमें R1 में एलिमेंट लेना है। तो मान लीजिए हमने 1,4 आपके पास एक एलिमेंट ले लिया जिसको आप x, y भी लिख सकते हैं। तो मैंने 1,4 ले लिया, या आप कह सकते हो 1,7, क्योंकि हमें ऐसा पेयर लेना है जो R1 में बिलोंग करे। और R1 में बिलोंग करने के लिए क्या जरूरी है, इनका डिफरेंस 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 1,4 R1 से बिलोंग करता है ना, अगर हम इसको एक्स वाई में लेके चलें, तो मैं साइड बाय साइड आपको दोनों तरीके लिख के दिखा रही हूँ, एग्जाम्पल वाला ज्यादा आसान होता है। तो अगर 1,4 रिलेशन से बिलोंग करता है, लेट इट बी x, y R1 से बिलोंग करता है, हम यहाँ 1,4 भी ले सकते हैं, 2, जो है वो 8 भी ले सकते हैं, 3,9 भी ले सकते हैं, कोई भी पेयर ले सकते हैं। अभी समझने के लिए हमने लिया कि 1,4 R1 में है, ठीक है। क्यों, आप देख सकते हैं 1 - 4 इज -3, दैट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब हमें किसी भी तरीके से प्रूव करना है कि R2 में भी है। तो डियर देखिए, ये जो मैंने पेयर लिया है, अगर मैं इसे सेट ले लूं 1,4, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 147 का सबसेट है? यस, बिल्कुल है, ये 147 का सबसेट। और क्योंकि ये जो सेट है ये 147 का सबसेट है और R2 में ऐसे ही एलिमेंट्स हैं, यानी ये वाला जो सेट है ये रिलेशन 2 में चला जाएगा। अगर ये रिलेशन 2 में चला गया, इसका मतलब ये जो 1,4 एलिमेंट है ये R2 में बिलोंग कर रहा है। अगर ये R2 में बिलोंग कर रहा है तो वही बात हो गई, जितने भी पेयर आप लोगे 1,4 की जगह 1,7 भी लेते तब भी यही बात आती। तो या फिर आप 2,5 ले लो, तब भी यही है। देखो 2,5 अगर रिलेशन 1 से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि 2 - 5 इज डिविजिबल बाय 3। तो 2,5 वाला जो सेट है वो क्या आपको इसका 258 का सबसेट नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल है, ये 258 का सबसेट। और क्योंकि ये 258 का सबसेट है तो ये आपको जो एलिमेंट है 2,5 ये आपको रिलेशन 2 में भी नजर आएगा।
और अगर ये रिलेशन 2 में नजर आ रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि R1 के सारे एलिमेंट R2 में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब R2 के सारे एलिमेंट R2 में, R1 के सारे एलिमेंट R2 में, तो हम कह सकते हैं R1 जो है वो सबसेट है R2 का, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट R2 में मिल रहे हैं। अब इसी चीज को बिना एग्जांपल के लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, अगर कोई भी एलिमेंट R1 में है, ये हम मान के चल रहे हैं, ये तभी होगा जब x माइनस वाई का जो डिफरेंस है आपके पास दैट इज डिविजिबल बाय 3। तो आप ये खुद भी देख सकते हैं डियर, अगर हम कोई भी पेयर ले, हमने 1,4 भी लेके दिखाया, 2,5 भी लेके दिखाया, तो डेफिनेटली ये जो पेयर होगा ना, ये R2 के जितने भी ये चीज है इनमें से किसी ना किसी का सबसेट जरूर होगा। जितने भी आपको ये सेट दे रखे हैं, मान लेते हैं इसको हम सेट ले लेते हैं A, इसको सेट ले लेते हैं B, इसको सेट ले लेते हैं C, तो ये जो आपका सेट होगा ना, या तो ये A का सबसेट होगा, या ये B का सबसेट होगा, या ये C का सबसेट होगा। तो डेफिनेटली ये जो x, y है ये आपको R2 में भी मिलेगा, और अगर R2 में मिलेगा तो वही बात हो गई, R1 जो है वो सबसेट है R2 का। आप दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमने R1 सबसेट R2 का बिलोंग करके दिखा दिया। अब हम आपको रिवर्स भी करके दिखाते हैं, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। अब मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट लिया, फॉर एग्जाम्पल m, n ले लेते हैं, दैट इज बिलोंग्स टू R2, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं ये जो पेयर है ये आपको R2 में मिलेगा। अच्छा, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि m, n R2 में है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि m, n जो होगा वो सबसेट होगा या तो A सेट का, या B सेट का, या C सेट का। A सेट क्या है आपके पास? A सेट है हमारे पास 147, इट्स 147। B सेट है हमारे पास 258, और C सेट है हमारे पास डियर 369। तो अब हमने क्या किया, अब हमने माना कि एक पेयर ना R2 रिलेशन में है। R2 रिलेशन में वो तभी मिलेगा जब वो इन तीनों का सबसेट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ABC जो है में से किसी का सबसेट होगा। अगर ये इनका सबसेट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी हुआ, फॉर एग्जांपल ये 2,8 हुआ, ठीक है, B का सबसेट, तो आप एक बात बताइए, क्या 2 - 8 करने पर 6 का डिविजिबल एलिमेंट नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। यानी यही सेम एलिमेंट 2,8 जो आप स्टार्टिंग में लेके चल रहे हो, फॉर एग्जांपल यहां पर ऐसे ले लेते हैं, ये आपको रिलेशन 1 में भी मिलेगा, बिकॉज इनका डिफरेंस जो है वो 3 से डिविजिबल है। इनमें से कोई भी पेयर ले लीजिए, 1,4 1,7, डिफरेंस 3 से डिविजिबल है। 2,5 2,8 5,8 3 से डिविजिबल है। 3,6 6,9, यानी दोनों ही सेट नाम से अलग अलग हैं R1 R2, लेकिन दोनों की बात मोरलेस सेम आ जाती है। तो 2,8 R2 में हमने लिया था, R1 में भी मिल रहा है। यानी आप इसे m, n की टर्म्स में भी लिख सकते हो कि m, n एक एलिमेंट था जो हमने R2 में लिया था, अब वो हमें m, n जो है वो R1 में भी नजर आ रहा है। तो सारे एलिमेंट जो R2 में थे वो R1 में भी आ गए। इसका मतलब तो जो R2 है वो सबसेट है R1 का। और अगर कभी भी डियर आपके पास R1 सबसेट हो जाए R2 का, R1 सबसेट हो जाए R2 का, और R2 सबसेट हो जाए R1 का, जो कि मैंने यहां पर आपको कर कर दिखाया है, R1 सबसेट है R2 का, R2 सबसेट है R1 का, तो आप ये लिख सकते हैं कि R1 जो सेट है वो R2 के बिल्कुल इक्वल है। तो आपने कोई भी एलिमेंट लिया, जैसे 1,4 लिया R1 में, आपने ये दिखा दिया कि ये तो R2 में भी है। सिमिलरली 2,8 एलिमेंट लो, बेशक आप एग्जाम्पल से करो, ये एलिमेंट R2 में था, ठीक है, ये आपका R1 में भी दिख रहा है, तो इसका मतलब R2 सबसेट है R1 का। तो इससे हम ये इंप्लाइज कर सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 44 देखते हैं। अब ये कंपैरेटिवली उन तीनों एग्जाम्पल से काफी इजी है, और उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल हैं आसान है। अब आपके पास यही 2-3 एग्जाम्पल थे थोड़े से, और डेफिनेटली मिसलेनियस में थोड़ा टफ तो होता ही है। चलिए देखिए, कहता है f एक फंक्शन है x to y, यानी x सेट से y सेट में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा होगा। आपको रिलेशन दे रखा है कि आपने ऐसे पेयर लेने हैं कि f ऑफ a, यानी उस फंक्शन में हम a रखें और b रखें तो सेम आंसर आ जाए। जैसे कोई भी फंक्शन गिवन होता है आपके पास, कोई भी फंक्शन गिवन है, तो वो कह रहा है कि अगर मैं उसमें a रखूं तो जो आंसर हमारे पास आए, और b रखें जो आंसर आए वो सेम हो, ऐसा उसने कहा है, ठीक है। तो चलिए, ऐसा एक्स स्क्वायर में हो जाता है कभी कभी हमारे पास, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो अगर आप 2 पुट करते हैं तो भी आपके पास 4 आंसर आ जाता है, आप -2 पुट करते हैं तो भी 4 आंसर आ जाते हैं। तो ये a था, ये b था, बिल्कुल इस तरीके का ही कोई फंक्शन रहा होगा हमारे पास। तो चलिए देखिए, हमें यहाँ पर इसको देखना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो चेक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है।
अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए बिलोंग करता है रिलेशन से। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि एफ ऑफ ए, यानी मैंने पहला एलिमेंट रखा, जो भी मेरे पास आंसर आ रहा होगा, फिर मैंने दोबारा एफ ऑफ ए रखा, तो जो भी मेरे पास आंसर आ रहा होगा, ये दोनों आंसर्स क्या होंगे? सेम। तो यस, एफ ऑफ ए, ये देखिए यहाँ पर ए की जगह ए रख दिया और बी की जगह भी क्या रख दिया, तो एफ ऑफ ए के इक्वल ही होगा ना। अगर आप सेम नंबर रखो, यानी किसी फंक्शन में 1 रखा और फिर दोबारा 1 रखोगे, तो अलग अलग आंसर थोड़ा ना आएंगे, सेम आंसर आएंगे। तो एफ ऑफ ए यानी फर्स्ट एलिमेंट रखने पर और सेकेंड एलिमेंट रखने पर सेम आंसर आएगा, ऐसा है। देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि ए जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। आप ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, ठीक है जी। सेकंड हमें क्या प्रूव करना होता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? सिमेट्रिक के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हमें प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना होता है बी कॉमा ए भी रिलेशन में है। चलिए सबसे पहले गिवन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ये ऑलरेडी है कि ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब फंक्शन में, यही मतलब है ना, ये डेफिनेशन इसका, कि एफ ऑफ ए का आंसर एफ ऑफ बी के आंसर के इक्वल है, यही मतलब हुआ। अब आप एक बात बताइए, अगर एफ ऑफ ए का आंसर एफ ऑफ बी के इक्वल है, तो क्या हम इंप्लाई करके ये नहीं लिख सकते कि एफ ऑफ बी का आंसर एफ ऑफ ए के इक्वल होगा? ऑब्वियस सी बात है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर एफ ऑफ 2 रखने पे 4 आ रहा है और एफ ऑफ -2 रखने पर 4 आ रहा है, तो अगर हम ये लिख दें कि एफ ऑफ 2 का आंसर एफ ऑफ -2 के इक्वल है, या ये लिख दें एफ ऑफ -2 का आंसर एफ ऑफ 2 के इक्वल है, एक ही तो बात है। तो यहाँ पर आपके पास ये गिवन था कि ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मतलब एफ में ए रखने पर और एफ पे बी रखने पे सेम आंसर आ रहा है। इसको हमने रिवर्स कर दिया, एफ बी इक्वल टू एफ ए। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज हो गया कि बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करता है, और अगर बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग करता है तो ये क्या हो गया आपके पास? सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है जी। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। सिर्फ एक चीज और चेक करनी बाकी है, क्या ये ट्रांजिटिव भी है? अगर हुआ तो हमसे यही पूछा है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो चेक कर लेंगे। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या देखना होता है कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा हो एंड बी कॉमा सी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा हो, तो क्या ए कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले गिवन का इस्तेमाल करते हैं। अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसके बिहाफ पर आप कह सकते हो कि ए एलिमेंट रखने पर आंसर इक्वल होगा बी एलिमेंट पर, क्योंकि इसने कहा है ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, एंड बी कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, यानी बी रखने पर जो आंसर आ रहा है फंक्शन में वही सी रखने पर भी आ रहा है। अब आप देखिए एफ ऑफ ए का आंसर एफ ऑफ बी के इक्वल है और एफ ऑफ बी का आंसर एफ ऑफ सी के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल है। तो आप दिस इंप्लाइज नहीं कर सकते कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी के इक्वल होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब डेफिनेटली ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और अगर ए कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमें यही चेक करना था क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो डेफिनेटली ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।